Hello everyone, welcome to Rohit Chakravarti Biology. I hope you are all doing great. My name is Rohit Chakravarti and I am excited to learn biology with you. In this class, we won't just memorize the biology, we will learn and understand it with simple interactions, examples and explanations. So, in this chapter, the name स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं उनके कंपोजिशंस के बारे में, वो टिश्यूज कैसे वर्क करते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और कैसे अपने लेबर या अपने काम को डिवाइड करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात आती है एनिमल्स में सेल की। सेल क्या होता है ये हम बॉटनी में पढ़ते हैं। बॉटनी का जो चैप्टर है सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। हम छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसका लेंगे। तो सेल होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होके क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलती हैं तो क्या बनता है? तब टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं साथ में केमिकली और फिजिकली, तो ये बनाते हैं ऑर्गन। जब ये ऑर्गन एक साथ इंटरेक्शन करते हैं केमिकली फिजिकली, तो ये बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को। और जब ये ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके इंटरेक्ट करके एक दूसरे से काम करके बनाते हैं, तो ये बनाते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कंपोजिशन होता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, टिश्यूज फंक्शन कैसे करते हैं, इस सब की स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में। टिश्यू एनिमल्स में 4 टाइप के होते हैं। एनिमल के पास 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिनको वन बाय वन मैं बताता जाऊंगा। पहला है एपिथेलियम। दूसरा है कनेक्टिव। तीसरा है मस्क्यूलर और चौथा टिश्यूज है न्यूरल। अब ये सारे टिश्यूज हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो जाता है मस्कुलर और चौथा हो जाता है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा। सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, जो कि हम कंप्लीट चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका एक कंप्लीट चैप्टर होता है बॉटनी के अंदर, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे। बट जब बात आती है टिश्यू की, तो टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके मिलकर बनाते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी को तैयार कर देता है। जो ये टिश्यू हैं वो 4 टाइप के होते हैं एनिमल्स में। पहला है एपिथेलियम, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है न्यूरल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स with intercellular space which is filled with, ये जो स्पेस होता है ये फिल्ड होता है मैट्रिक्स से, फिल्ड विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। किससे? इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस से
इसी इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो filled with intercellular substance and performing complete work with interactions. इंटरेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के ये जो सेल्स हैं इनका एक ग्रुप होता है जो कि काम करता है एक साथ और बनाता है टिश्यू को। तो ये हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब टिश्यू का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इजीली देखें तो ये जो है इनको हम टिश्यू मानते हैं और जो ये टिश्यू है इनको फिल्ड कर देते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ। ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसमें ये टिश्यूज जो हैं वो डिप्ड हैं। ये अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, किसी में कम इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, किसी में ज़्यादा, जरूरी नहीं सब में एक जैसा हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो अब नेमिंग कर दें इसमें। ये क्या है? ये हमने बनाया टिश्यू को, और ये जो पिंक है ये आपको कलर आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये जो कलर है ये है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। मैट्रिक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, इंटरसेलुलर सब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये है मैट्रिक्स टिश्यू का। और जो इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये जो स्पेस है ये है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस। इसी के अंदर ये मैट्रिक्स भरा होता है। हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में, उसका डायग्राम बनाया था, कैसे इंटरसेलुलर स्पेस और कैसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो भरा होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम टिश्यू के टाइप करते हैं। सो नाउ वी विल लर्न टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ टिश्यूज में जो टाइप ऑफ टिश्यू मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं एपिथेलियम, इसको एपिथेलियम या एपिथेलियल दोनों बोल सकते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। यहीं पर मैं आपको इन सब का काम भी बताऊंगा। थर्ड में आ जाता है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज न्यूरल। फोर्थ टिश्यू क्या हो जाएगा? न्यूरल या नर्वस, इसको नर्वस भी बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया पहला टिश्यू हो गया एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड चौथा न्यूरल। जो एपिथेलियम है ये टिश्यूज क्या करता है? कवरिंग करता है, कवरिंग करता है या लाइनिंग करता है या प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है। जब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की, तो जो कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम ही है कनेक्टिव। कनेक्ट माने लिंकेज, लिंकेज और कनेक्शन। कनेक्ट करना दो ऑर्गन्स को या लिंक करना किसी भी ऑर्गन्स को, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर मसल से आता है, जैसे ये हम ये कर रहे हैं, ये मूवमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ, ये लोकोमोशन है। तो ये हम मसल्स की हेल्प से करते हैं, मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट की जब बात आती है तो बात आती है मस्कुलर टिश्यू की। और जब नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
नेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल टिश्यू का नाम लेते हैं। अब हम वन बाय वन इस सारों जो टिश्यू हैं, ये चारों टिश्यू जो हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, एपिथेलियम, एपी मतलब अपॉन, और थीलियल टू रेस्ट, माने टू रेस्ट अपॉन। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि ये जो टिश्यूज हैं वो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर रेस्ट होते हैं, करते हैं, ये फ्रीली नहीं पाए जाते। ये किसी जब भी पाए जाएंगे किसी दूसरे टिश्यू, मोस्टली जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये रेस्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो इस टिश्यू की ये खासियत है, और ये इसका काम जो था वो था प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करना हमारे ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है उनको, और लाइन करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के काम हो जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यूज। हमेशा ये किसी दूसरी टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता हुआ पाया जाएगा, और ये होता है अवेस्कुलर। अवेस्कुलर, अवेस्कुलर बोले तो आ माने एब्सेंट एंड वेस्कुलर माने वेसल्स। एब्सेंट वेसल्स, वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं एवेस्कुलर टिश्यू में, और ये जो है फिर इसके पास सिर्फ कैसे सेंसेशन पहुंचती है, इसके पास सेंसेशन पहुंचती है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि जब हम ड्रॉ करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, और यहाँ पे ये है एपिथेलियल टिश्यू हैं ये सारे, जहाँ पे ये न्यूक्लियस हो जाएगा इनका, ये न्यूक्लियस है। तो ये है एपिकल सरफेस, एपिकल सॉरी ए एपिकल सरफेस, यानी जो अपर सरफेस इस टिश्यू की होती है एपिकल सरफेस कहलाती है। तो ये एपिकल सरफेस है। एपिकल सरफेस के नीचे ये आ जाती है बेसल सरफेस, बेसल सरफेस। बेसल सरफेस के नीचे एक ये पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी टिश्यू का बना नहीं होता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स का बना होता है। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सीक्रेटेड होती है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, सीक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियम और कनेक्टिव एंड कनेक्टिव। जो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, एपिथेलियम के पास ब्लड वेसल्स नहीं जाती। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, चूंकि पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा किसी टिश्यू पे रेस्ट करता मिलेगा, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि सीक्रेट होती है
बाय दी दोनों, यानी दोनों द्वारा सेक्रेट होती है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर दी, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इस सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, कवर करना, लाइन करना। एपिथेलियम का पूरा अर्थ होता है एपी प्लस थीलियम, एपी माने अपॉन, थीलियम माने रेस्ट अपॉन, टू रेस्ट। एंड एपिथेलियम जो है वो ऑलवेज रेस्ट करता है किसी भी अदर टिश्यू के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। ये अवेस्कुलर होता है, माने इसमें जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। जैसा कि आप देखें, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू तक जा रही हैं, एपिथेलियल तक नहीं जा रही हैं। ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे अपना सिक्रीशन करती हैं, और ये जो है बाय द डिफ्यूजन जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको मिलता रहता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस थी, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी ये जो फ्री सरफेस है, ये क्या है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस तो ये दो प्रकार की होती है। इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं जिससे कि ये अपने काम को और ज़्यादा इफेक्टिवली करे। तो इसके लिए मैं यहाँ इरेज करता हूँ और यहाँ बनाता हूँ जो ये मैंने बोला सरफेस। तो जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो इस पे ब्रश बॉर्डर्ड या माइक्रोबिलाई हो, माइक्रोबिलाई, या फिर सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट हो। माइक्रोबिलाई को ही ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड बोलते हैं। और ये जो सीलिएटेड है इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे सीधे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई जो कि माइक्रोबिलाई क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो ये जो हाथ है, ये मैं थोड़ा एक मिनट, जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो जब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा हाथ है, ये एपिथेलियल टिश्यू का जो स्टार्टिंग में यहाँ डायग्राम बनाया था, फ्री सरफेस है। ये फ्री सरफेस या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, या इस पे जो है ये बालों की तरह स्ट्रक्चर होंगे जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, उसको सीलिया बोलते हैं। तो ये जो है वो दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो ऐसी होगी जिसमें सरफेस एरिया अधिक हो, यहाँ पे सरफेस एरिया कम पड़ रहा है, बट जब हम ऐसे करते हैं तो सरफेस एरिया ये और ये इतना बढ़ गया। पर जब इनको साथ में, तो ये सिर्फ इतना इतना ही रहेगा। तो जब हम किसी धागे को देखें तो जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो कम जगह में ज्यादा स्पेस कम स्पेस में ज्यादा एरिया घेर सकता है, बट जब हम उसको सीधा कर देते हैं तो वो उतने ही इफेक्टिवनेस इसकी कम हो जाती है। तो माइक्रोबिलाई भी सेम ऐसे ही काम करती हैं। इसका मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो सरफेस होगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो सरफेस होगी वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ ऐसे। ये न्यूक्लियस हो गया सेल का, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो जब माइक्रोबिलाई की बात आती है तो ये हो जाती है माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई ये हो जाता है न्यूक्लियस, और ये हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो हमने पढ़ा फ्री सरफेस जो हो सकती है, एपिकल सरफेस जिसको बोलते हैं, वो दो प्रकार की मॉडिफिकेशंस कर सकती है, या तो वो अपने ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोबिलाई को डेवलप कर लेगी, या वो सीलिएटेड हो जाएगी। सीलिएटेड भी ऐसी ही प्रोजेक्शन होती है, इसमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक मैं लाइन खींचकर दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट हो आपको आराम से। तो जब बात आती है सीलिएटेड की, तो ये क्या होती है, सीलिएटेड। सीलिएटेड में क्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत ज्यादा पतली माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और जो कि मूवमेंट करते हैं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल माने एक ही साइड, यानी किसी एक ही मूवमेंट में, या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है एक साथ दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, नहीं। सीलिएटेड जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है बॉडी के अंदर, सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका डायग्राम जब बनाते हैं तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, ये सेल हो गई, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये हो जाएंगे फिंगर लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सॉरी, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यही हैं सीलिया, सीलिया। अब हम एपिथेलियल टिश्यू का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये दो प्रकार का होता है, ये या तो सिंपल होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और या फिर कंपाउंड। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर तीन, सिंपल क्यों बोला है ये भी बता देता हूँ पहले आपको। इसको सिंपल इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ ये एक लेयर में प्रेजेंट होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई इसकी मोटी सी थोड़ी, ये सेल्स हो गई, ये उनका न्यूक्लियस हो गया। तो ये सिंपल है, एक फ्लैट मेम्ब्रेन की टाइप होती है, फ्लैट होते हैं इसलिए सिंपल होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं इसमें एक या दो से ज्यादा लेयर हो सकती है। जब बात कंपाउंड की आती है तो यहाँ पे दो, तीन या ज्यादा भी लेयर्स हो सकते हैं एपिथेलियल सेल्स की। स्टार्टिंग में बताया था प्रोटेक्शन कवरिंग लाइनिंग, तो जो प्रोटेक्शन का काम करती है वो कंपाउंड एपिथेलियम करती है। कंपाउंड एपिथेलियम किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का, और कवरिंग लाइनिंग का जो काम है, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि कवरिंग और लाइनिंग ये अलग अलग क्यों बोला है। तो कवरिंग होती है, जैसे ये मेरी बॉडी को इस स्किन ने कवर किया हुआ है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कवर किया हुआ है तो ये कवरिंग है। बट जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेरे माउथ में जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, तो इस बक्कल कैविटी में जो अंदर से है कवरिंग, उसको लाइनिंग बोलते हैं। सिर्फ इतना से डिफरेंस होता है, केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज का डिफरेंस होता है। ये आगे जाके मैं आपको ये जो कंपाउंड और सिंपल एपिथेलियम जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें और भी जो पार्ट्स होते हैं इसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो पता चलेगा कवरिंग लाइनिंग डिफरेंस कैसे है। तो सीधे से अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो कवरिंग है वो बाहर से होती है और जो लाइनिंग है वो अंदर। जैसे ब्लड वेसल है, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक करके समझा देता हूँ। ये ब्लड वेसल है, अगर इस ब्लड वेसल के ऊपर एपिथेलियम है तो ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और अगर इसके अंदर एपिथेलियम है, ये दूसरे कलर से बनाओ, येलो कलर यूज कर लेता हूं, ये लाइनिंग हो जाती है। कवरिंग लाइनिंग में सिर्फ अंदर और बाहर का डिफरेंस है,
अगर किसी ऑर्गन के ऊपर है तो वो कवरिंग होती है, और अगर किसी ऑर्गन के अंदर है तो वो उसको लाइन करती है, इसलिए उसको लाइनिंग कहते हैं। ये इतना सा डिफरेंस है बस कवरिंग लाइनिंग के ऊपर। ये रफ कर दें इसको, ठीक। तो कवरिंग लाइनिंग आपको समझ में आ गया। अब जो ये सिंपल एपिथेलियम है इसके भी हमने और पार्ट किए, इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। पहला है स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल हो जाएगा और कॉलमनार हो जाएगा। जो सिंपल स्क्वामस है, स्क्वामस एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम होती है, ये एक फ्लैट सरफेस है, इस पे हमने इसको टिश्यू को डिवाइड कर दिया। ये जो है ये सिंपल स्क्वामस, ये ऐसे फ्लैट होती है, ये जो है फ्लैट ऐसे। जब इसको मैं ऐसे डायग्राम में ऐसे बता रहा हूँ, ये ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऐसी होती है, फ्लैट होती है, सिंपल स्क्वामस फ्लैट होती है। जब बात आती है क्यूबॉइडल की, तो ये ऐसे बनाता हूँ, अब ये 3D में बन सकता है, ये क्यूब लाइक होती है। नाम से ही डिफरेंस जो है वो पता चल जाता है। इनके बारे में मैं सेपरेटली अलग अलग बताऊंगा, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जो क्यूबॉइडल है वो क्यूब लाइक होती है, और जब बात आती है कॉलमनार की तो ये कॉलम जैसी होती है, जैसा कि इनका नाम है वैसे ही इनका शेप होता है, ये कॉलम जैसी हो सकती है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इनके बेस पे होता है। कॉलमनार का न्यूक्लियस उनके बेस पे होता है, क्यूबॉइडल का न्यूक्लियस उनके सेंटर में, और स्क्वामस का न्यूक्लियस उनके सेंटर में ही होता है। ये तीनों ऐसे हो जाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम होती है, कंपाउंड के ही फर्दर टाइप होते हैं, ये मैं आपको अगली स्लाइड में या अगले इसमें बता दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एपिथेलियम की। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है इसके बारे में सीधे सीधे डायरेक्ट पॉइंट है, अभी बताया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ये फ्लैट होती है, ऐसी ऐसी होती है, ऐसी फ्लैट होती है, फ्लैट सरफेस होती है। डायग्राम मैंने ऐसे बताया था, ऐसे सरफेस करके बनाया था, पर ये होती फ्लैट है। तो जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ये होती है फ्लैट, सेल्स होती हैं इसमें, फ्लैट सेल्स का ग्रुप होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, और विद लिटिल इंटरसेल्युलर, इनके बीच में ना इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कवरिंग और लाइनिंग करती है, इसलिए इनके अंदर जो, ये मैं लिख देता हूँ, विद लिटिल और ना के बराबर सेल्युलर सब्सटेंस, बहुत ना के बराबर इनके बीच में जो सब्सटेंस होता है वो फिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा चिपके हुए सट के एकदम ऐसे जॉइंट के थ्रू। आगे मैं इसके जॉइंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ऐसे जो है ये सट के एकदम पाए जाते हैं सब्सटेंस, और आवेस्कुलर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और एक और पॉइंट इसके बारे में लिखा जाए तो चूंकि ये टाइल्स लाइक एपियर होता है, बिकॉज ऑफ टाइल्स लाइक appearance, टाइल्स जैसे दिखते हैं ना, ये ऐसे जैसे फ्लोर पे टाइल लगाए हो,
ऐसे अरेंजमेंट होता है इनका फ्लैट न्यूक्लियस के साथ में, इसलिए दैट्स वाई नोन एज टाइल्स जैसे दिखने, इसलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये बात याद रखना, ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ये इंटरसेलुलर है, ठीक है। इंटरसेलुलर माने सेल्स के बीच का, सेल्स के बीच में देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेस नहीं रखा है, तो बस इसीलिए यहाँ पे ना के बराबर होता है। और जब ये एक नोट डाल के आप लिख लो एक ऐसा, मैं यहाँ पे एक आपको नोट डलवा देता हूँ। एपिथेलियम एपिथेलियम present in lining of blood vessels, blood vessels, ब्लड वेसल्स की जब लाइनिंग के अंदर एपिथेलियम पाई जाती है, कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं अपन एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। जब ये टर्म आपके सामने आए तो घबराना नहीं इससे, इसका जस्ट इतना सा ही मतलब है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स दिखाता हूँ ऐसे, डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। ये है एक ब्लड वेसल, इसके अंदर जो ये लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम कैसे बोलते हैं? ये जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू के टाइप्स के अंदर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप पढ़े, उन टाइप्स के अंदर जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था, यहाँ तक आए हैं। कल स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम और जॉइंट्स के बारे में, जो जंक्शंस इनके बीच में होते हैं, सेल्स के बीच में होते हैं, उनके इंटरेक्शंस में, उनके लिंकेज में हेल्प करते हैं, उन जंक्शंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।